Good evening to all of you. Am I audible? चंचल, राधिका, सविता, मनीषा, गंगा वर्मा, रेखा, आप सभी को गुड इवनिंग। और आज के केबीसी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ओके तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये मैंने हिस्ट्री से लिया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। और ये है परमानेंट सिस्टम जो है, आपको पता है कि ब्रिटिश काल से शुरू से अगर देखें हम हिस्ट्री में तो ये सिस्टम लैंड से रिलेटेड सिस्टम चला आ रहा है। तो ये ब्रिटिश काल की बात हो रही है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परमानेंट सिस्टम जो है लैंड का वो किसने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन एंड विलियम बेंटिक। जी सभी लोग आंसर दो जल्दी जल्दी। नितेश गुड इवनिंग, आंसर दो सभी लोग। मैं आपको बता दूं, सभी लोग कमेंट देते रहो। मैं आपको बता दूं आंसर इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आप आंसर देते हो और क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है फिर दोबारा गलती नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा होगा पुश हार्डर देन यस्टरडे, कल से ज्यादा आज हम मेहनत करेंगे और हम अच्छे से हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसका आंसर तो आप लोग परमानेंट सिस्टम किसने शुरू किया है, तो मैं आपको बता दूं परमानेंट सिस्टम जो था इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया है। तो चलो इस लॉर्ड कॉर्नवालिस आप समझ गए किसने शुरू किया था ये परमानेंट सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके बारे में कुछ हम जानेंगे। जब मैंने कल आपको बताया था बैटल ऑफ बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। और जब इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है तो बंगाल में क्या होता है, डुअल सिस्टम शुरू हो जाता है। जब बंगाल में डुअल सिस्टम शुरू होता है इसका मतलब ये होता है कि दीवानी राइट जो होता है ये ब्रिटिश वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने पास ले लेती है। जो भी पैसे वसूलेगी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, डेवलपमेंट का काम होगा वो करेगा जो वहां का जो लोकल राजा होंगे जो भी होंगे वो करेंगे। जी आप लोग सही आंसर दे रहे हो, बी कॉर्नवालिस होगा सही आंसर है। तो ये आपने देखा। तो हम हल्का सा शुरुआत से देखेंगे कि भारत में लैंड सिस्टम कैसे काम कर रहा था लैंड रिवेन्यू पे। तो सबसे पहले हमारे देश में जो आता है दीवानी राइट आता है और आप सबको पता है दीवानी राइट जो आता है 1765 में दीवानी राइट आता है। ये क्वेश्चन एक पूछ लेता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दीवानी राइट किसने शुरू किया था। तो आप सबको पता होना चाहिए दीवानी राइट जो शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी राइट शुरू किया था। रॉबर्ट क्लाइव, रट लो आप जितना इसे रट सकते हो। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रॉबर्ट क्लाइव को खत्म किसने किया था। तो इनके बाद जो भारत का गवर्नर आया था वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने इसको अबोलिश किया था यानी कि खत्म किया था। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीवानी राइट। तो दीवानी राइट में होता क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और बंगाल वाले रीजन में कब्जा कर लेती है बैटल ऑफ प्लासी से, तो यहाँ पे दीवानी राइट शुरू होता है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताओ कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है। तो हल्का सा बताऊंगा बैटल ऑफ बक्सर में 3 वर्सेस 1 याद रखो आप। 3 वर्सेस 1 का मतलब ये है कि 3 लोग एक तरफ थे और ब्रिटिश अकेला इन तीनों को हरा दिया। इन तीनों में कौन था, एक जो बंगाल से भाग के गया था मीर कासिम, और एक था अवध का, और एक मुगल का राजा था वो था शाह आलम II, और जो अवध से था वो था सुजाउद्दौला। तो ये तीनों एक साथ आते हैं तब भी ब्रिटिश अकेले इन तीनों को हरा देता है और इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होता है। गुड इवनिंग अंजलि। तो हमने इतना देखा, यहाँ पे इतना सब कुछ। फिर जब दीवानी राइट साइन हो जाता है इसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग और दीवानी राइट को खत्म कर देते हैं। और वारेन हेस्टिंग के बाद आते हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आते हैं और ये परमानेंट सिस्टम लगा देते हैं।
अब हम परमानेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे सनसेट लॉ कहते हैं, जमींदारी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें होता यह है, सनसेट लॉ क्यों कहते हैं, एक हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और आपको हमेशा के लिए ये याद होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से 3 सिस्टम होते हैं, एक होता है परमानेंट सिस्टम, एक होता है रैयतवारी सिस्टम और तीसरा होता है महलवारी सिस्टम। इन तीनों को हम एक ट्रिक से समझेंगे और कभी हम नहीं भूलेंगे। आप ये डायग्राम देखो, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसे आप पिरामिड कहो, ट्रायंगल कहो, बात एक ही है। सबसे नीचे जो होता है किसान होते हैं, जिन्हें हम पीजेंट्स बोलते हैं। बीच में जो था वो जमींदार था और सबसे ऊपर जो होते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी ब्रिटिश थे। तो किसान क्या करता था परमानेंट सिस्टम में, जमींदार जो होता था ये जमीन का मालिक होता था और किसानों से पैसा लेके ये ब्रिटिश जो थी अंपायर थी उनको पैसे देता था। तो ये सिंपल सा, ये हम देखें तो ये था हमारा परमानेंट सिस्टम। फिर इसके बाद क्या होता है, जमींदार जो होते थे एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसानों का और अपनी मनमानी करते थे, और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय जितने वो डिमांड करते थे टैक्स से, ये उससे ज्यादा पैसे किसानों से मांगते थे, टैक्स मांगते थे। तो जब भी अगर किसी चीज में सुधार होता, मतलब कोई कमियां थी, तभी हम उसमें सुधार लाते हैं। तो फिर आता है रैयतवारी सिस्टम, और रैयतवारी सिस्टम में क्या होता है, जो बीच वाला पोर्शन है मिडिल मैन, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। अब जो है, अब डायरेक्ट जो है किसान अपने खेत का मालिक होगा और वो सीधे किसान जो है, जो फार्मर है, पीजेंट्स है, वो डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे देगा। अब ये भी सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। आप खुद सोचो, अपने देश में ब्रिटिश इतने कम थे एडमिनिस्ट्रेशन और किसान इतने ज्यादा, हर एक किसान कैसे जाके पैसे देगा, ये सोचना भी कठिन है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये भी सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, ये रैयतवारी सिस्टम है। और फिर तीसरा जो सिस्टम आता है वो है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या होता है, ये जमींदारी सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। सेम यही रूल इसमें फॉलो होता है, बस हल्का सा चेंज ये होता है। मेन प्रॉब्लम तो ये जमींदार था ना, तो जमींदार को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं लंबरदार। सिर्फ नाम का फर्क है, काम वही है। और छोटा सा डिफरेंस ये है, जमींदार जो यहाँ पे था ये खेत का मालिक होता था, लेकिन जो यहाँ पे महलवारी सिस्टम है, यहाँ पर किसान खुद अपने खेत का मालिक होगा। और जो ये लंबरदार है, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये किसानों से पैसे लेके जो ब्रिटिश हुकूमत है उन्हें ले जाके पैसे देगी। तो ये तीनों डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। हल्का सा हम फैक्ट देखेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट था, अब हम कुछ समझेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि परमानेंट सिस्टम किसने लाया था, तो आप सभी को पता है कॉर्नवालिस लाया था। और ये पॉलिसी किसने बनाई थी, सिंपल सी बात है, पॉलिसी कोई बनाया होगा तो पॉलिसी बनाया था जॉन सोर ने। जॉन सोर ने परमानेंट सिस्टम की पॉलिसी बनाई थी। फिर इसके बाद इसमें होता क्या था, ये 19% एरिया को कवर करता है। सिंपल सी बात है, दीवानी राइट शुरू हुआ था, तो अभी शुरू में ये लोग बंगाल में जीते थे, तो सिर्फ इतने % एरिया पे ये टैक्स ले रहे थे। फिर जब रैयतवारी सिस्टम आता है तो ये मराठा, मैसूर सब जीत चुके होते हैं, तो ये पूरे एरिया पे तब ये टैक्स ले रहे होते हैं। तो ये है रैयतवारी सिस्टम। और रैयतवारी सिस्टम में एक चीज और था, ये जो टैक्स लेते थे सॉइल के पोटेंशियल पे लेते थे, मतलब ये कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है उसके अकॉर्डिंग हम आपसे टैक्स लेंगे। और जो अगर इरिगेटेड लैंड है तो 60% टैक्स और ड्राई लैंड है तो 50% टैक्स ये लेते थे। फिर तीसरा जो आता है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम किसके समय आया था, एक चीज और आप देख लो, रैयतवारी सिस्टम किसके समय आया था, तो उस समय थे सर थॉमस मुनरो। ये नाम आप याद रखो, सर थॉमस मुनरो। ठीक, महलवारी रैयतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो के समय, और महलवारी सिस्टम जो आया था वो विलियम बेंटिक के समय आया था। विलियम बेंटिक कब था गवर्नर जनरल, तो वो था 1833 में। तो हमने इतने सारे फैक्ट देखे। और महलवारी सिस्टम की जो पॉलिसी थी वो किसने दिया था, तो उसका नाम था होर्स मैकेंजी। होर्स मैकेंजी।
तो इतने सारे फैक्ट हमने देखा। तो आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और विलियम बेंटिक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इसके ये नाम इसी समय चेंज हुआ था 1833 में। इससे पहले बोला जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यहाँ से नाम चेंज हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इनके समय में एक एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ था, आप सभी जानते होंगे। और वो किसने पास कराया था? वो एक्ट का नाम था 1929 में सती प्रथा पे एक एक्ट पास हुआ था। सती प्रथा आप सभी लोग जानते होंगे। गुड इवनिंग शिवानी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस वाज, भाषा के आधार पे भारत का पहला राज्य कौन बना? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सभी लोग आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो। तब तक मैं कुछ बता दूं क्या होता है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद होता है, तो ये प्रॉमिस किया गया था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो भारत में भाषा के आधार पर स्टेट बनाया जाएगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। आप सभी जानते हैं भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है। भारत में बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है, और ऐसे में भाषा के आधार पर अगर हम देश बनाएंगे तो आप सभी को पता है 552 रियासत को हमने एक किया था, और भाषा के आधार पर करेंगे तो ये इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था। बिल्कुल सही आंसर। भाषा के आधार पर सबसे पहला स्टेट जो बना था आंध्र प्रदेश बना था। आप सबको पता है जब भी कोई काम होता है तो उसके लिए एक कमीशन बैठाई जाती है। तो सबसे पहले जो कमीशन बैठाया गया था उस कमीशन का नाम था धर कमीशन। धर कमीशन बैठाया गया था 1948 में। और जब इसने अपना रिपोर्ट पेश किया तो इसने ये बोला कि भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनेगा। स्टेट किस आधार पर बनेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बनेगा। इसने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर स्टेट बनेगा, और लोग बहुत गुस्सा हुए। मोस्टली जो मुख्य रूप से जो साउथ इंडियन थे वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर स्टेट बने। फिर क्या होता है, एक दूसरा कमीशन बैठाया जाता है, जेवीपी कमीशन। जेवीपी कमीशन का मतलब ये होता है, जे मीन जवाहरलाल, पी मतलब वी मतलब वल्लभ भाई, और पी मतलब पोता सीतारमैया। ठीक, तो ये लोग आते हैं और ये लोग भी रिजेक्ट कर देते हैं लैंग्वेज को, और ये लोग भी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर स्टेट बनेगा। जब दूसरा कमीशन भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देता है तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, कहे ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो हंगामा होना चाहिए। हंगामा इतना बुरा होता है साउथ इंडिया में कि एक नेता थे, कांग्रेस के लीडर थे, पोती श्रीरामुलु। ये 54 दिन तक अनशन करते हैं, उपवास रहते हैं, और इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ होती है तो लोग और ज्यादा गुस्सा होते हैं, और सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर स्टेट बनाना पड़ता है। और उस स्टेट का नाम था, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्हें मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। तो 1953 में ये स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश। और इसके बाद एक और कमीशन बैठाया जाता है, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जब आंध्र प्रदेश बन जाता है तो 1953 में उसके बाद ये कमीशन बैठाया जाता है। और इसमें 3 मेंबर थे इस कमीशन में। ये मेंबर भी पूछ लेता है, के.एम. पानिकर एंड H.N. कुंजरू, ये इसमें 3 मेंबर थे। तो ये जब आता है तो ये कुछ रिकमेंडेशन देता है। पहला रिकमेंडेशन ये देता है कि हम वन नेशन वन स्टेट वन लैंग्वेज पॉलिसी को नहीं मानेंगे। मतलब एक स्टेट में एक लैंग्वेज होगा, ये इसने रिजेक्ट कर दिया। पहला तो ये बोला। दूसरी बात, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें हमारा जो स्टेट था, मतलब भारत के जो स्टेट थे वो 4 पार्ट में डिवाइड थे। स्टेट A, B, C, D। इसको इन्होंने खत्म कर दिया, और इन्होंने क्या बोला कि भारत में 16 स्टेट होंगे, 3 यूनियन टेरिटरी होंगे।
गवर्नमेंट ने इनकी सारी बात मान ली और बोला चलो ठीक है। गवर्नमेंट ने मांग के ये बोला हम 14 स्टेट बनाएंगे और 3 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। तो देखा जाए तो शुरुआत में 14 स्टेट बने, 3 यूनियन टेरिटरी बने और इसके बाद जो 15वां स्टेट, सबसे पहला स्टेट बना था वो गुजरात बना था। तो ये हमने देखा भाषा के आधार पे इतने सारे स्टेट बने और कितने विवाद हुए, तब जाके आंध्र प्रदेश बना और धीरे धीरे कई सारे स्टेट बने। कल मैंने आपको गोवा के बारे में बताया था। गोवा जब बना था 1961 में और ये पूरी तरीके से इसे स्टेट का दर्जा मिला था 1988 में के आसपास। ठीक, तो इस तरीके से कल हमने इसके बारे में देखा था। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज सोलर इक्लिप्स। ये क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी से लिया है। तो ये है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। आपको ये बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। बी ऑप्शन है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। सी ऑप्शन है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। और डी ऑप्शन है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं। सोलर इक्लिप्स का आंसर दो आप सभी लोग। चलो आप लोग आंसर देते रहो कमेंट में, कुछ मैं बता दूं। इसको आप एक ट्रिक से याद रखो। इसका एक बहुत ही प्यारा ट्रिक है और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। तो इसका एक ट्रिक है समेशु सेम चंद्र सिंह। इसका ट्रिक है समेशु सेम चंद्र सिंह। समेशु मतलब ये सूर्य ग्रहण है और सेम यानी चंद्र ग्रहण। SME जब मून जो है पृथ्वी और सन के बीच में आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब अर्थ चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य ग्रहण पूछ रहा है ये, मतलब कि व्हेन अर्थ कम बिटवीन व्हेन मून कम बिटवीन, ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा सूर्य ग्रहण के बारे में। फिर से आप इस डायग्राम के थ्रू देखो, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये आप देख लो सोलर इक्लिप्स, मून बीच में है, ये सन है और ये पृथ्वी है। चंद्रमा जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये आप चंद्र ग्रहण देख लो, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। तो ये हमारा क्या हो गया, चंद्र ग्रहण। इसके साथ ही कुछ और हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे देश में मौसम में चेंजेस होते हैं, दिन रात होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताओ दिन रात किससे होता है, रोटेशन से होता है या रिवोल्यूशन से डे नाइट होता है। डे नाइट रोटेशन से होता है या रिवोल्यूशन से होता है। रिवोल्यूशन क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक ऑर्बिट में घूमती है तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसे कहते हैं रोटेशन। जी बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। तो इसमें दो टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, एक है पेरीहेलियन और एक है एफिलियन। पेरीहेलियन में आप देख रहे होंगे पी है, तो पी का मतलब ये होता है पास। जब सूरज पृथ्वी के एकदम करीब होता है तो उसे हम कहते हैं पेरीहेलियन। जब सूरज पृथ्वी के बहुत दूर होता है, जी खुशबू बिल्कुल सही है, पूर्णिमा को लगता है अमावस्या के नहीं, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में ही लगता है। और एफिलियन का मतलब होता है जब सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत दूर होता है। सेम ऐसे ही एक टर्म है पृथ्वी और चंद्रमा के केस में, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत करीब होता है तो उसे कहते हैं पेरिजी, और जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत दूर होता है उसे कहते हैं अपोजी। तो सेम ऐसे आप इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक आप लगा सकते हो। पी मतलब पेरिजी में पी आ रहा तो समझ जाओ पास, जैसे यहाँ पे पेरीहेलियन में शुरू में पी आ रहा तो पास, पी मतलब पास, और बाकी दूसरा तो आप समझ ही सकते हो। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये बताना पेरीहेलियन कब होता है, ये 4 जनवरी को होता है, और एफिलियन कब होता है, 4 जुलाई को होता है। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ और समझेंगे इसके बारे में।
हमारी पृथ्वी जो है सन का चक्कर लगाती है और मौसम में चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है, पास आती है, दूर आती है। आप सबको पता है पृथ्वी में बीचों बीच में एक इमेजिनरी लाइन होता है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। और ऊपर की ओर जो लाइन होता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो नीचे लाइन होता है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे झुका हुआ होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुका होता है। और यही रीजन है कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन और साउथ पोल में 6 महीने रात होता है। ये रीजन है अपने एक्सिस पे झुका होने की वजह से। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे होता है। विंटर सॉल्स्टिक्स क्या होता है, समर सॉल्स्टिक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है। तो इक्विनॉक्स उसे कहते हैं जब सन की लाइट डायरेक्ट इक्वेटर पे होती है, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, मतलब कि जब दिन और रात बराबर होता है उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। और इस साल में 2 बार होता है, एक 21 मार्च को होता है और एक 23 सितंबर को होता है। इसके बाद विंटर सॉल्स्टिक्स 22 दिसंबर को होता है। समर सॉल्स्टिक्स जो होता है ये 21 जून को होता है। विंटर सॉल्स्टिक्स में सन की लाइट जो होती है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आती है। और समर सॉल्स्टिक्स में सन की लाइट जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आके गिरती है। तो ये इतने सारे फैक्ट हमने देखे और हम चलते हैं आज के अब दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा इकोनॉमी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधार का हिस्सा नहीं है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो आप सभी लोग। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1990 के दशक में, उसमें क्या अपनाया गया था और इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं, आपको क्वेश्चन में एक चीज देखना कौन सा नहीं है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। कोई भी चीज अगर कोई देश अपनाता है तो जरूर उसके यहाँ कुछ कमियां होंगी, कोई दिक्कत आया होगा तभी। तो हमारी इकोनॉमी जो है 1990 में बहुत बुरी हालत में थी। हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी। एक इकोनॉमी में टर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इतना गिर गया था कि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हम आईएमएफ से पैसे मांगते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से जब हम पैसे मांगने जाते हैं तो वो हमारे सामने ये शर्त रखता है कि जब तुम एलपीजी अपनाओगे तभी हम तुम्हारे देश को मदद करेंगे। तो मजबूरन भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उसे एलपीजी अपनाना पड़ता है। तो भारत जो था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों एलपीजी है, इसे अपना लेता है। सेंट्रलाइजेशन जो है नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम हल्का सा जानने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। जब ये एलपीजी अपनाया गया था उसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे पीवी नरसिम्हा राव थे, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो थे आप सभी जानते होंगे मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये जुलाई 1991 की बात है। फिर इसके बाद क्या लिबरलाइजेशन क्या होता है। हमारी इकोनॉमी, हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो मोस्ट ऑफ सेक्टर गवर्नमेंट अब हैंडल करती थी। प्राइवेटाइजेशन उतना नहीं था, सारा काम गवर्नमेंट करती थी। तो उसमें लाइसेंस राज का भी शासन चल रहा था, बंदूक, मतलब कई गलत तरीके से, बहुत कठिन था। तो लिबरलाइज करना मतलब आसान करना, लोग आसानी से कोई काम कर सके, तो ये लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दो, तो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मतलब कि बाहरी देशों से भी ट्रेड किया जाए। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी टू द ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब बाहरी देशों से भी करना, ट्रेड करना, यह है ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में तीनों टर्म को आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये है इन्वायरमेंट से मैंने क्वेश्चन लिया है। द्विपद नामकरण किसके द्वारा विकसित जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली है। आपके ऑप्शन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्ल लिनियस, आर.एच. व्हिटेकर, थियोफ्रैक्टस एंड एरिस्टोटल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी लोग तो द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था।
चलो आप सभी लोग आंसर दो, तब तक मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको। द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? आखिर जरूरत क्या आ गई ऐसा कुछ करने का? तो ये जरूरत इसलिए आई, एक हल्का सा स्टोरी आपको बताऊंगा, आपको हमेशा के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, पूरे देश के साइंटिस्ट को बुलाया गया वहां पे। अब वहां सभी देश के साइंटिस्ट पहुंचे, और सपोज करो एक कुत्ता ले लो आप, तो इंडिया से जो साइंटिस्ट गया वो कुत्ता कह रहा है, अमेरिका से जो साइंटिस्ट गया वो डॉग बोल रहा है, चाइना से कोई गया तो कुछ और बोल रहा है। अब दिक्कत ये आ रही थी, हर देश के लोग आए थे और एक दूसरे की बात को वो समझ नहीं पा रहे थे। अब समझ नहीं पा रहे तो कुछ ऐसा तो हो, कॉमन नेम हो, ताकि हर एक देश का साइंटिस्ट उसे समझ ले। तो इन्होंने साइंटिफिक नेमिंग का नाम शुरू किया, और ये आपका सही ऑप्शन होगा कार्ल लिनियस ने। इसने क्या किया, जैसे मान के चलो हम इंसान है, तो इंसान का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो होमो जो है जीनस होता है, और सेपियंस जो होता है ये स्पीसीज होता है। तो इस तरीके से भारत का पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं या प्लांट है, सबका साइंटिफिक नेम है, और इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जी। और एक आर.एच. व्हिटेकर आप देख रहे होंगे, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ 5। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। थियोफ्रैक्टस को आप सभी जानते होंगे, इन्हें बॉटनी का फादर कहते हैं, और ये अरिस्टोटल है, इनको कहते हैं जूलॉजी का फादर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैंने लिया है करंट अफेयर से, और ये है व्हाट इज द नेम ऑफ द काकोरी इंसिडेंट चेंज्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। जो 1925 में काकोरी कांड हुआ था, उसका नाम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या रखा है? आपके ऑप्शन है काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ब्रेवरी एक्सीडेंट, लखनऊ एक्सीडेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप सभी लोग, तो काकोरी कांड के बारे में आप सभी को पता होगा। इसमें होता क्या है, काकोरी कांड में क्या होता है, 1925 की बात है, लखनऊ के पास एक गांव था, वहां से ट्रेन जा रही थी। एचआरए ग्रुप के कुछ लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, और ये लोग ट्रेन को लूटना चाहते थे। ट्रेन को लूटने का इनका पर्पस ये था कि जो ट्रेन जा रहा था उसमें इन लोगों का मानना ये था कि जो पैसे थे वो इंडिया से लेके लूट के ये ब्रिटिश की जो ट्रेजरी है उसमें भरा जा रहा है, और उसमें ज्यादा पैसे नहीं था, आई थिंक 4600 रुपए थे। उसके लिए ये लोग ट्रेन को लूटने पहुंच गए, और उसमें गलती से एक महिला भी जो पैसेंजर थी वो मारी जाती है। और इतना दुर्भाग्य बस रहा ये कि सभी लोगों को अंग्रेजों ने खोज खोज के मार दिया। तो ये इसका नाम यूपी गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या रखा, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये नाम आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमने इतना कुछ देखा। तो ये और एचआरए ग्रुप के बारे में आपको मैंने बताया था, एचआरए ग्रुप के बारे में, ये 1924 में बना था कानपुर में। भगत सिंह ने इसका नाम चेंज किया था और HSRA कर दिया था। HSRA मतलब सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया था 1928 में। तो ये रहा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप सभी लोग दो। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अभी के समय में चेयरमैन कौन है? इसको मत देखना आप, सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन देख लो। यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन कौन है अभी के समय? कोफी अन्नान, बान की मून, पंडित विजया लक्ष्मी, एंटोनियो गुटेरेस। तो आप लोग आंसर दो। यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से पहले ही दिन बताया था। यूनाइटेड नेशन क्यों बना था, पूरी स्टोरी आपको मैंने बताई थी। और यूनाइटेड नेशन जब बना था, इसके 6 आर्गन है, 6 आर्गन मैंने आपको बताया था। और 6 आर्गन में एक आर्गन जो है इसमें अनफंक्शनल है, वो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने आपको परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि भारत उसका मेंबर नहीं है, आपको 5 परमानेंट मेंबर के नाम रटे होने चाहिए। और मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बताया था, और यूनाइटेड नेशन इकोसॉक बताया था।
इसके साथ ही चलो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, एंटोनियो गुटेरेस। बहुत सही आंसर, अंजलि, मनीषा सभी ने आंसर अच्छा दिया है, एंटोनियो गुटेरेस होगा इसका। और अगर पूछ ले यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो वो थे त्रिग्वे ली। त्रिग्वे ली जो थे यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट चेयरमैन थे। एक चीज और बता दूं इसके बारे में, ये आप देख रहे होंगे पंडित विजया लक्ष्मी, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली बार चेयरमैन बनी थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये जितने भी आप देख रहे हो नाम, कोफी अन्नान, बान की मून, ये दोनों भी चेयरमैन रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के। और इंडिया की दुर्भाग्य वाली बात यह रही कि इंडिया से अभी तक कोई नहीं बना है। अब हम आते हैं 8वें नंबर पे, और आज का 8वां नंबर का जो करंट अफेयर है ये है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बनाया है हाल ही में? आपके ऑप्शन है G20, G7, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका आंसर आप सभी लोग दे दो। इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड कब बनाया, किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप लोग आंसर दो, तब तक मैं कुछ और बता दूं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट को अगर देखा जाए तो पहले जब देश, अब भारत तो 1947 में आजाद हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा तो रसिया अमेरिका में काफी पहले ही हो चुका था, तो वो लोग काफी पॉल्यूशन क्रिएट कर चुके थे। लेकिन जब शुरुआत में तो लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने लगा और ग्लेशियर वगैरह सभी पिघलने लगे, सी लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगा, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा होने लगा, और आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी की वजह से होता है, CO2 की वजह से। तो ये सब बहुत ज्यादा होने लगा, तो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ होना चाहिए क्लाइमेट को लेके। तो सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। जब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ तो उसमें कुछ खास नहीं हो पाया। फिर इसके बाद 1992 में पहला होता है अर्थ समिट, अर्थ समिट होता है। फिर 1997 में अर्थ समिट होता है। फिर सीधे ये 20 साल के बाद फिर होता है 2012 में अर्थ समिट। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट को लेके अर्थ समिट हुए, तब जाके कुछ काम होने लगा। इसके साथ ही बहुत सारे, जैसे मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियन्ना कन्वेंशन भी बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा G7। G7 ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया है। अब हम आते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे। जी, राधिका नीता रेखा सही आंसर है। नवा क्वेश्चन है आज का, इन द कंटेस्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी केसलर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड टू। आपको बताना है ब्लैक होल से, या अंतरिक्ष का कचरा, या इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट, या इनमें से कोई भी नहीं। केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है आप लोग बताओ? ब्लैक होल से है, या स्पेस डेबरी से है, या इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट से है, या इनमें से कोई नहीं? चलो, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो, अगर पता है तो कोई अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये केसलर सिंड्रोम जो है, इसका संबंध जो है स्पेस डेबरी से है। स्पेस डेबरी यानी अंतरिक्ष का कचरा। अंतरिक्ष में भी कचरा होता है। कैसे होता है? जब हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं और सैटेलाइट की एक अवधि होती है, सपोज करो 3 साल की उसकी लाइफ है। जब 3 साल खत्म हो जाता है तो अब वो सैटेलाइट हमारे काम का नहीं है, और वो जो अर्थ का लो अर्थ ऑर्बिट, ये अर्थ के ऊपर जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पे ये कचरा का काम करता है। इससे दिक्कत ये होता है कि जब हम दोबारा कोई अपना सैटेलाइट भेजते हैं तो उसमें ये उसको बहुत से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारा इसमें जो लो अर्थ ऑर्बिट है अर्थ के ऊपर, वहां पे बहुत ज्यादा कचरा हो चुका है। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि जो साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारे देश के जो स्पेस एजेंसी है, बहुत सारे ऐसे वो बनाए हैं। जैसे भारत का एक मिशन है, और भारत का मिशन जो है उसका नाम है
प्रोजेक्ट नेत्रा, ये प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, स्पेस का जो डेब्रिज है उसको हम पहचानेंगे और उसको हम खत्म करेंगे, और जो भी हम उसको एक सही ठिकाने, जो भी समुद्र में हम गिरा देंगे, तो इस तरीके से हम डेब्रिज साफ करेंगे। केसलर सिंड्रोम जो है अमेरिका का एक नासा का एक साइंटिस्ट है डोनाल्ड केसलर, उसने 1978 में इसको यूज किया था। तो ये हमने देखा स्पेस डेब्रिज के बारे में। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, रिसेंटली हु एमंगस्ट द फॉलोइंग हैज वॉन द मिसेज वर्ल्ड 2022 टाइटल। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। आपके ऑप्शन है सिन्नी शेट्टी, रूबल शेखावत, सिनाता चौहान, सरगम कौशल। तो इसका आंसर आप सभी लोग दो, किसने 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता। आपके ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरगम कौशल। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। और ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये है मिसेज सरगम। इनका जन्म जो है 20 सितंबर 1990 को हुआ था, और इन्होंने, ये एक देखा जाए तो मॉडल और टीचर हैं, और ये 2022 का खिताब जीतती हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू। कैसा लगा आज का लेक्चर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, गुड नाइट।